हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सरल विज्ञान में स्वागत है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 से ओम का नियम पढ़ेंगे। हम ओम का नियम और दूसरी चीज पढ़ेंगे हम विद्युत परिपथ के घटक। तो बच्चों, ओम का नियम पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं विद्युत परिपथ के क्या क्या घटक हैं, इसका क्या मतलब हुआ, विद्युत परिपथ के घटक मतलब क्या होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सीख लिया था कि एक साधारण सा विद्युत परिपथ हम बनाते कैसे हैं, और उस परिपथ में बहुत सारे उपकरणों को हम जोड़ते हैं। जैसे आपका स्विच है, बैटरी है, सेल है और बल्ब है, प्रतिरोध है ना, इन सबको जोड़ते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, उनको व्यक्त करने के लिए इन उपकरणों का हम संकेत वहां पे बनाते हैं। तो आज चलिए हम जब विद्युत परिपथ का रेखा चित्र बनाएंगे तो इन उपकरणों को हम किस संकेत के माध्यम से व्यक्त करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाले घटक, उनके नाम और उनके संकेत। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल जो होता है, जो आप लोग घड़ी में लगाते हो या फिर रिमोट में लगाते हो, ये इस टाइप का सेल जो मार्केट में 8 से 10 रुपए में मिलता है। बच्चों देख लीजिए, ठीक है। इसके ये 2 सिरे होते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको धन सिरा, ये धन सिरा है। जो ये उठा हुआ है टिप्पी वाला सिरा, ये धन सिरा होता है, और जो चपटा वाला भाग होता है वो ऋण सिरा होता है। और ये आवेश जो है, देखिए यहाँ पे लिखे रहते हैं, ये ऋण सिरा, और यहाँ पे प्लस यानी प्लस चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस चार्ज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये धन सिरा है सेल का और ये ऋण सिरा है। अब इसको हम व्यक्त कैसे करते हैं, इसका क्या संकेत है, तो देखिए इसका संकेत है, ये है परिपथ, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये सेल का धन सिरा और ये ऋण सिरा। जो बड़ी लाइन है हमेशा याद रखिएगा वो धन सिरा होता है, और छोटी लाइन को हम ऋण सिरे से व्यक्त करते हैं। और जब भी हम परिपथ में इसे लगाएंगे तो ये इस तरह से लगता है। ठीक है बच्चों, ये धन सिरा इस तरह है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरी चीज, बैटरी। इसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं सेलों का संयोजन। जब एक से अधिक सेलों को एक साथ लगाया जाता है, मान लीजिए परिपथ में ज्यादा वोल्ट के विभवांतर की आवश्यकता पड़ रही हो, तो हम या तो कोई एक बैटरी जिसका विभवांतर बहुत ज्यादा हो, या फिर सेलों को एक से अधिक सेलों को जोड़ देते हैं। तो इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, बहुत सारे सेल, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये इसका धन सिरा और ये इसका ऋण सिरा। तो 3-4 सेलों को जोड़ दिया तो ये हो गया बैटरी। या उसकी जगह अगर हम वो छोटा सा एक बैटरी चाहिए तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये भी एक बैटरी है। ठीक है, अगला है संयोजित तार। संयोजित तार बच्चे लोग जानते हो, आप लोग जिस तार का हम लोग उपयोग करते हैं, जो विद्युत परिपथ में बनाने की काम आता है, लाल रंग का, काले रंग का, सफेद रंग का, हरा, पीला। इसके अलावा हम लेबोरेटरी में इस तरह के तार का यूज करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम संयोजित तार। तो इसका संकेत है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध एक्चुअली क्या होता है, मैं आगे आपको ओम के नियम में बताऊंगी। प्रतिरोध मतलब होता है कि बाधा उत्पन्न करने वाला कोई यंत्र। अब ये प्रतिरोध किसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम विद्युत परिपथ की बात कर रहे हैं, तो विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका संकेत जो है वो कैसा है, ये इस तरह से। ये दिखता कैसे बच्चों, इसकी प्रतिरोध की जो मार्केट में हमको मिलता है उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। मैंने एक सर्किट बनाया था, उसमें एक एक प्रतिरोध लगाया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। सर्किट को ध्यान में मत दीजिए। देखिए ये जो है ना, ये जो है ये प्रतिरोध है। ठीक है, और ये प्रतिरोध जो है अलग अलग ओम का हमको मार्केट में मिलता है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, मेरे ख्याल से आप पहचान गए होंगे, ये आपका प्रतिरोध है। इसके बाद परिवर्ती प्रतिरोध।
परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक क्या होता है? ये ऐसा उपकरण है जब भी कभी हमको परिपथ में कहीं पर क्या बोलना चाहिए, ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है, कहीं पर कम प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है, तो हम अलग अलग नियंत्रक मतलब प्रतिरोध लगाने की बजाय हम परिवर्ती प्रतिरोध लगाते हैं। और ये दिखता कैसे है बच्चों, देख लीजिए, इस तरह से होता है। हम लैबोरेटरी में जो यूज करते हैं वो इस तरह से दिखता है, देखिए ये देख रहे हैं। और ये जो स्विच है ना, ये वाला ऊपर वाला, इसको हम आगे पीछे, ये देखिए ऐसे अगर हम इस तरफ बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ये इसको इस तरफ करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा। मीन्स ये जो पट्टी है ना, वो जितने कॉइल्स को यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तार ऐसे लपेटे हुए, जितने को कवर करती है उतना उसका प्रतिरोध काउंट होता है। तो इस तरह से हम इसे आगे बढ़ा करके प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके 2 टर्मिनल है जहां से हम संयोजित तार को कनेक्ट करते हैं। तो इसका संकेत क्या होगा? एक तो ये है, ये, या फिर ये दोनों जो है ये परिवर्तित प्रतिरोध के साइन है, ये उनके संकेत है। हम बात करते हैं बल्ब की। तो बल्ब तो आप जानते हो बच्चों, ये जैसे ये एक बल्ब है, देखिए दिख रहा है ये बल्ब, ठीक है, इसके 2 टर्मिनल है, ये देखिए बल्ब दिख रहा है आपको। या फिर जैसे हम छोटा सा गोल वाला बल्ब भी यूज कर सकते हैं, ये। तो इसको बनाने का सबसे सरल सा ये संकेत है, देखिए इसको इस तरह से हमने घुमा दिया, ये हो गया आपका बल्ब। ठीक है, तो अभी हमने देखा सेल कैसे बनाते हैं, बैटरी कैसे बनाते हैं, संयोजित तार, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, और बल्ब। अब हम अन्य उपकरणों को देखते हैं, जैसे इसको मैं मिटा दे रही हूं, आप लोग आवश्यकता अनुसार साथ साथ में इसे नोट करते भी चले जाइएगा। जैसे मैंने लिया कुंजी या स्विच। अब हम स्विच बोलते हैं बच्चों ना, तो स्विच बोर्ड का हमको ये वाला स्विच याद आता है, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला स्विच। ठीक है, ये स्विच है, ये कुंजी है, इसको भी स्विच या कुंजी बोलते हैं। जो लेबोरेटरी में यूज होता है वो वाला कुंजी अलग होता है। ठीक है, वो तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं नहीं दिखा पाऊंगी। बट इसका संकेत यदि हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? इसको भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है, ये ऐसा, ठीक है, ये पहला तरीका, या फिर ये। अब कुंजी या स्विच या तो बंद होते हैं या चालू होते हैं। ठीक है, अभी ये जो है कुंजी खुली हुई है, इसका मतलब अभी हमने इसको ऑफ करके रखा हुआ है, ये ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, स्विच हमने अभी चालू नहीं किया है। ठीक है, अब अगर हम चालू करते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम चित्र बनाएंगे, या तो इसको इसके अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर एक डॉट लगा लेंगे, या ये जो 2 तंतु दिख रहा है आपको, यहां से इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हो गया, अब स्विच हमारा ऑन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि परिपथ अभी खुला हुआ है। ठीक है ना, ये बंद करके रखा, ये ऑफ है ना, ये ऑफ है यानी कि खुला हुआ है। ठीक है, अभी ये खुला हुआ है, इसमें विद्युत धारा नहीं बह रही है। ठीक है, अब ये जो परिपथ है ना, अब बंद परिपथ कहलाएगा, क्योंकि अब परिपथ में धारा बहने लग रही है। ठीक है, तो ये था आपका स्विच या कुंजी। ठीक है, इसके बाद अगला उपकरण है, या अगला उपकरण या अगला घटक है हमारा अमीटर। अमीटर बच्चों याद कीजिएगा, अमीटर जो है ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मापन के लिए हम इसे लगाते हैं।
और याद कीजिए, इसे परिपथ में हमने बताया था कि कैसे जोड़ा जाता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ के साथ। इसका धन सिरा परिपथ के धन सिरे के साथ, ऋण सिरे के साथ जोड़ा जाता है। और ये जो है परिपथ के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो ये दिखता कैसे है बच्चों, देख लीजिए, ये इस तरह से दिखाई देता है। ये है हमारा अमीटर, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इससे भी हम पहचान लेंगे कि ये अमीटर है। ठीक है, इससे हम क्या पता करते हैं कि परिपथ में कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगला उपकरण है आपका वोल्ट मीटर। ये भी आपको बता दिया गया है बच्चों कि वोल्ट मीटर क्या होता है। ये परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है और इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं कि परिपथ में कितने वोल्ट विभवांतर की या परिपथ में का विद्युत विभवांतर कितना है, उसका मापन करने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी चीज हमको याद है अच्छे से कि वोल्ट मीटर का धन सिरा परिपथ के धन सिरे से और इसका ऋण सिरा परिपथ के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। लेकिन परिपथ के साथ जब इसका संयोजन किया जाता है तो वो हम समांतर क्रम में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दिखता कैसे, बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसा अमीटर दिखता है, बस यहाँ पे आपको पहचानने के लिए देखिए वे लिखा हुआ है। तो ये इससे हम क्या पता करते हैं कि परिपथ में कितने वोल्ट का विद्युत विभवांतर जो है वो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में है आपका फ्यूज। फ्यूज तार जो है वो कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान सा तरीका है, इसका संकेत है ये। ठीक है बच्चों, तो ये थे वो सारे उपकरण जिसका हम रेखा चित्र बनाते समय जिसके संकेतों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ विद्युत परिपथ के घटक। क्या है ये जो ओम का नियम है ना बच्चों, ये जो है किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उस विद्युत परिपथ के किसी भी दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर और प्रतिरोध के बीच यानी कि आर के बीच संबंध बताता है। अर्थात ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था बोलने से उस चालक की लंबाई या उस चालक का ताप, इनमें यदि कोई भी परिवर्तन न हो तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि आई उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर यानी कि V के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती I हो। जॉर्ज साइमन ओम, याद रखिएगा बच्चों, 1827 में इन्होंने जब वो कुछ कार्य कर रहे थे तो उन्होंने इस एक्टिविटी को देखा था, इसे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, कि ऐसा कुछ होता है, क्या होता है, इन तीनों में कुछ ना कुछ संबंध है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं कि विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है। ठीक है, आपको याद होगा कि विद्युत धारा का जो सूत्र है वो क्या चीज है, Q बटा T। Q बटा T मतलब इकाई समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दर, इकाई समय यानी कि 1 सेकंड में। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये इकाई समय यानी मान लीजिए ये जो है वो 1 है, तो 1 से ऊपर में भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक्चुअली ये हो जाएगा क्या, I इक्वल टू Q। विभवांतर को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि विभवांतर एक कार्य के बराबर होता है। ये कार्य क्या चीज होता है, किसी भी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य जो है वो विभवांतर होता है। तो कार्य का हो गया W और किसे ले जाया गया, Q को ले जाया गया। मान लीजिए इकाई आवेश को लेके जा रहा है तो ये एक जो है
अगर इससे हम इसको भाग दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात इसका मान किसके बराबर हुआ, v का मान किसके बराबर हुआ, w के बराबर हुआ, कि v जो है वो एक कार्य है। ठीक है, अब देखिए ओम ने क्या बताया, इनमें संबंध बताया। क्या संबंध बताया, इन्होंने ये बताया कि ये जो v जो है ना वो समानुपाती होता है किसके, I के। ठीक है, v समानुपाती होता है I के, यानी कि विभवांतर जो है वो I के समानुपाती होता है। किसी भी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर जो है वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात विभवांतर जितना ज्यादा बढ़ेगा I का मान यानी कि विद्युत धारा उतनी ज्यादा प्रवाहित होगी या उतनी ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त होगी। आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, v बराबर, यदि चिन्ह को हटाना है तो हम लगाते हैं बराबर का चिन्ह, इसकी जगह एक स्थिरांक लेते हैं, मान लीजिए वो r है और इसको वैसे कैसे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर r जो है वो एक स्थिरांक है, यानी कि एक नियत राशि है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, परिपथ का प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए v, r और I ये तीनों चीजें एक साथ आ गई। ठीक है ना, ये परिपथ का प्रतिरोध है। अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या एक्टिविटी या कौन सी क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसे समझेंगे। आपका प्रैक्टिकल भी है बच्चों, कक्षा 10वीं में जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें ओम के नियम का सत्यापन करना भी है और ये चीज हमको वहां पे करनी पड़ेगी। हमें सर्किट बनाना पड़ेगा या फिर बना बनाया मिलेगा भी। ठीक है ना, उसमें केवल हमको सेल जोड़ करके काम करना है। तो चलिए हम पहले इस परिपथ को समझते हैं, इसके लिए ओम ने क्या किया और हमें भी क्या करना है। हमें क्या करना है, एक नाइक्रोम का तार लेना है। अगर इसे उतार लिया होगा बच्चों तो मैं मिटा देती हूँ। नाइक्रोम का तार लिया, कितना लिया, 0.5 मीटर, आधा मीटर हमने नाइक्रोम का तार लिया। ठीक है, ये नाइक्रोम का तार लिया, ऐसे एक परिपथ बनाया। इस परिपथ में दो बिंदु हैं, एक है x ऐसे और इसका अंतिम बिंदु जो है वो y। ठीक है, मान लीजिए इससे हमने एक परिपथ बनाया xy, तो xy क्या बना, एक परिपथ है और इस परिपथ के दो बिंदु हैं। इन दोनों परिपथ के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, और प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है ये v, आप लोग समझते हो, यह है वोल्ट मीटर जिसे मैंने पढ़ा दिया है पहले। ठीक है, और आपको याद होगा कि वोल्ट मीटर को परिपथ में हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वैसे ही इस परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है अमीटर, इसको भी हमने कैसे जोड़ा है, ये गलत जोड़ा है, ये ऐसा रहेगा, ऐसा कि परिपथ का धन सिरा अमीटर के धन सिरे से, परिपथ का ऋण सिरा अमीटर के ऋण सिरे से जुड़ता है। ठीक है, और साथ में एक स्विच या कुंजी लगाई है हमने। ठीक है, और ये जो है वो बैटरी यानी कि सेल है। कौन सी वाली सेल, जो छोटी सी घड़ी में लगाते हैं ना हम लोग सेल, जो 10 रुपए की आती है वही वाली, जिसका की विभवांतर होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, और ये जो है वो बैटरी यानी कि सेल है। कौन सी वाली सेल, जो छोटी सी घड़ी में लगाते हैं ना हम लोग सेल, जो 10 रुपए की आती है वही वाली, जिसका की विभवांतर होता है 1.5 वोल्ट। सेल, एक सेल का विभवांतर जो होता है 1. जब हमने परिपथ में एक बैटरी को जोड़ा या एक सेल को जोड़ा तो एक सेल का विभवांतर कितना है बच्चों, 1.5 वोल्ट। ठीक है, और ये मान किसमें दिखाएगा हमको, इस वोल्ट मीटर में दिखाएगा। ठीक है, अब जब हमने 1.5 वोल्ट का विभवांतर दिया तो कितनी एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हुई वो हमको यहाँ पर मिलेगा, इसका पाठ्यांक यहाँ पे मिलेगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, 2 सेल जोड़ दिया। 2 सेल जोड़ा तो विभवांतर कितना हुआ बच्चों, 1.5 प्लस 1.5 यानी कि 3 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हुआ।
ऐसी स्थिति में हमने देखा यहाँ पर रीडिंग कितनी बता रही है, 3 वोल्ट बता रहा है यहाँ पे, और अमीटर की रीडिंग देखिए, मान लीजिए वो अमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 3 सेल को जोड़ दिया। ठीक है, 3 सेल को जोड़ा तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की वो आ जाएगी 4.5, अर्थात ये 3 प्लस 1.5 कितना हो गया 4.5 वोल्ट। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, वैसे यदि हम 4 जोड़ते हैं तो हो जाता है 6 वोल्ट, और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 4 एम्पियर की हो जाती है। हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं, वैसे वैसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली क्या चीज है, V बटा आई, तो मैंने V बटा आई 1/5 बटा 1.5 बटा 1 लिया। ठीक है, यहाँ पे लिया 3/2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे लिया 4.5 बटे 3, वैसे यहाँ 6/4 एम्पियर। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है ना, हम भाग देके देखेंगे तो इसका आंसर है 1.5। यहाँ पे मुझे ठीक से जगह नहीं मिल रही बच्चों, मैं सबका बता दे रही हूँ। इसका आता है 1.5 वोल्ट, नहीं 1.5, इसका भी आता है 1.5, इसका भी रिजल्ट आया वहां पर 1.5, इसका भी आया 1.5। ये जो राशि प्राप्त हुई है ना, ये जो संख्या प्राप्त हुई एक्चुअली है क्या चीज, ये बराबर है आर के। यही आर हमने कहा लिखा है, यहाँ पे लिखा है। यही राशि जो है वो स्थिर रूप से हमें प्राप्त हो रही है। अभी हमने बताया था कि प्रतिरोध जो है वो एक स्थिरांक होता है, और किसी भी परिपथ के लिए अगर विभवांतर हम कितना भी बढ़ाएं, यानी कि हम यहाँ पे सेलों की संख्या कितना भी कर दें, विद्युत धारा के मान में वृद्धि होगी, लेकिन प्रतिरोध जो है वो एक नियत राशि के रूप में प्राप्त होगा या एक स्थिरांक ही होगा। इसे हम कहते हैं क्या, परिपथ का प्रतिरोध। ठीक है, तो अगर हम आर को बाहर निकालते हैं यहाँ पर तो हमको क्या मिलता है, V बटा आई। ठीक है, और यदि हमको इसका मात्रक निकालना है, ऐसा ही मात्रक, तो हम देखते हैं कि विभवांतर का मात्रक है वोल्ट और धारा का, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। दोनों को कंबाइंड रूप से हम लिखें तो हमको क्या मिलेगा, SI मात्रक यहाँ पे इसे मिटा दे रहे हैं बच्चों, ये मिल जाएगा आपका वोल्ट, यदि वोल्ट प्रति एम्पियर, और ये वोल्ट प्रति एम्पियर जो है वो बराबर होता है ओम के। तो इतना बड़ा मात्रक लिखने की बजाय हम एक SI मात्रक प्रतिरोध का लिखते हैं, वो है ओम, और ओम का जो संकेत होता है वो ये होता है। ठीक है बच्चों, ये है ओम का संकेत, और प्रतिरोध का SI मात्रक जो है वो होता है ये ओम। ठीक है, अब हम ओम की परिभाषा निकालेंगे कि 1 ओम होता क्या चीज है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 1 वोल्ट 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 वोल्ट 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 ओम के। तो 1 ओम होता क्या है, तो 1 ओम किसी परिपथ का प्रतिरोध कब होगा, जब उस परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, और ऐसी स्थिति में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस विद्युत परिपथ का प्रतिरोध जो है वो 1 ओम कहलाता है। बच्चों देखिए, हमने पढ़ लिया 1 ओम की परिभाषा। बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतिरोध के SI मात्रक को परिभाषित कीजिए, तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध का SI मात्रक बताना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा कि प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है और ओम की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला दूं, किसी भी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच यदि 1 वोल्ट का विभवांतर है और
ऐसी स्थिति में वहां पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस परिपथ का प्रतिरोध जो है वो 1 ओम कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसकी परिभाषा। ठीक है, और आर का मान एक नियतांक है। यदि मैं इसको, इस सारे मान को यदि एक ग्राफ में बना के देखूं, ग्राफ खींच के देखूं, तो क्या होता है। देखिए, मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ इस अक्ष पर हमने लिया है विद्युत धारा और यहाँ पर लिया है पीक कमान यानी कि विभवांतर। ठीक है, अब जब मैंने एक बैटरी लगाई यानी कि विभवांतर कितना दिया 1.5 वोल्ट का, तो बहने वाली विद्युत धारा कितनी है 1 एम्पियर है। मैंने इसको मिला दिया यहाँ पे। फिर हमने यूज किया 2 सेल और विभवांतर कितना हुआ 3 वोल्ट का, तो हमने देखा कि परिपथ में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर 3 सेल यूज किया तो हमने देखा कि परिपथ में 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वैसे ही 4 सेल जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। यदि मैं इन सभी बिंदुओं को मिलाऊं, ये एक सीधी रेखा आती है। ठीक है, मेरे से लाइन टेढ़ी बन गई है, बट एक्चुअली में यदि हम ग्राफ पेपर पर बनाए तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो ये बताती है कि ये जो है हम कितना भी परिपथ में वोल्टेज दें या विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा दें, विद्युत धारा का मान तो बढ़ेगा, लेकिन परिपथ का प्रतिरोध जो है यानी आर जो है वो एक निश्चित राशि ही मिलेगी। इसलिए यदि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था हमारे ओम का नियम और उसका सत्यापन। ठीक है, साथ में हमने ग्राफ खींच के भी देख लिया। बच्चों, अब हम देखते हैं कि कभी कभी यानी कि अक्सर व्यवहार में हम ये देखते हैं कि जहां पर बड़े बड़े भवनों में बड़े बड़े विद्युत परिपथ होते हैं, वहां पर हमको कहीं कहीं पर अधिक विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है और कहीं कहीं पर कम विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमने वहां पर उपकरण लगाया, विद्युत उपकरण लगाया। ठीक है, लेकिन उस परिपथ में विभवांतर जो है वो समान होता है, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मतलब विभवांतर समान है, लेकिन हमको अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग एम्पियर की विद्युत धारा चाहिए। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए, मैं एक बार फिर से बोल रही हूं कि समान विभवांतर वाले विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए एक युक्ति या यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, और आई जो है वो विद्युत धारा है। यदि यहां से हमने आई को बाहर निकाला, ठीक है, वी हो गया यहां और आर आ गया नीचे। ठीक है, अब ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत विभवांतर जो है वो एक समान है, तो मैं मान के चलूं यहाँ पे कि इसे हम 1 कर दें। ठीक है, ये एक समान है, तो आई जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, अर्थात मेरे पास क्या आया सूत्र, ये आया 1/r। ठीक है ना, अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि आई जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो विद्युत धारा कम हो जाती है, यदि प्रतिरोध जो है उसे कम कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। मान लीजिए यदि किसी परिपथ में जो प्रतिरोध बह रहा है उसको यदि दुगना कर दें, ठीक है, दुगना कर दें, तो आई का मान जो है वो जस्ट हाफ हो जाता है, मतलब बहने वाली विद्युत धारा जो है वो उसकी क्षमता आधी हो जाती है ना। वीडियो में हम फिर मिलते हैं बच्चों, प्रतिरोधकता के साथ और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।